कहानी की शुरुआत में हम एनी और बेका नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी टीवी देख रही होती हैं, लेकिन बाहर बारिश होने की वजह से इनका टीवी भी अच्छी तरह नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों वहीं पर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं, जिसमें एनी बेका को अपने एक ट्रिप के बारे में बताने लगती है जब वो अपने दोस्तों के साथ शेल्टर माउंटेन इन की प्लेस विजिट करने गई थी। जिस सब को सुनते बेका को भी मजा आ रहा था, क्योंकि इसी बीच एनी उसे वहां पर मिलने वाली एक वीडियो टैप के बारे में बताती है कि हमने वहां पर टैप को जो ही चलाया तो हमें उसमें एक फैमिली के बारे में कुछ डिटेल्स देखने को मिली, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची भी शामिल थी। लेकिन जल्दी टीवी ऑफ होने की वजह से हमें उसी वक्त एक फोन आया जिसमें एक लड़की हमें इतना बता देती है कि तुम सभी दोस्त एक वीक बाद मारे जाओगे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी कि आखिर ये बात सच भी है या झूठ, क्योंकि बेका तो उसे वाज़ेह कर देती है कि ऐसी चीजें कभी भी सच्ची साबित नहीं होती। लेकिन यानी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि आज के दिन इसके भी 7 दिन पूरे होने वाले थे। जो उसी वक्त नीचे टीवी को ऑफ करने के लिए बस आगे जाने ही लगती है कि बीच में उसे भी कोई चीज बहुत बुरी तरह मार देती है। जिसके बाद हमारा सीन भी सैम नाम के एक बच्चे पर शिफ्ट होता है जो अपने क्लासरूम में बैठा एक ड्राइंग बना रहा था, जिसके सभी दोस्तों घर जा चुके थे, लेकिन सैम की मॉम अब तक भी नहीं पहुंची। जिस सब की इस लड़के को तो जरा भी परवाह नहीं होती, जैसे वो पहले से ही जानता था कि मेरी मॉम कभी भी टाइम पर नहीं आती। जो लास्ट में अपनी मॉम के आते ही बैग को लेते वहां से चला जाता है, लेकिन बीच में सैम की टीचर रेचल से कुछ बातें करने लगती है कि सैम का आजकल स्कूल में ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सुबह शाम बस पेंटिंग ही बनाता रहता है, जिससे रेचल ज्यादा तो मुतासर नहीं होती, क्योंकि वो यही समझ रही थी कि सैम एनी की मौत को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है जो 3 दिन पहले मर गई। लेकिन इसी भी टीचर भी रेचल के ऊपर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं, क्योंकि सैम ये सब कुछ पिछले 3 दिनों से नहीं बल्कि पिछले पूरे 7 दिनों से कर रहा है। जिस सब को इग्नोर करते रेचल टीचर को भी यही कहकर वहां से चली जाती है कि सैम ठीक है, लेकिन टीचर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जिसके बाद रेचल इस सब के बारे में सैम से रात टाइम बात करते ही पूछने लगती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो सैम उसे बताता है कि मॉम मुझे एनी ने पहले ही बता दिया था कि मैं आज के दिन मर जाऊंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, एनी को अपनी मौत के बारे में कैसे पता चला। जो अगली सुबह होते ही तैयार होने के बाद उसी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर आज के दिन उसकी फैमिली चर्च जाने वाली थी ताकि एनी की आत्मा को सुकून मिले। जिसमें रेचल सैम को साथ लेते ही एनी की मॉम और डैड से बातें करने लगती है, जो इस टाइम एक बहुत ही बड़े सदमे में थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, जो अचानक अपने रूम में ही उनको मुर्दा हालत में मिली। जिनसे बातें करते रेचल जो ही बाहर निकलती है तो इसकी मुलाकात भी एनी के कुछ दोस्तों के साथ होती है, जो इस टाइम बस यही कह रहे थे कि एनी ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो आज के दिन मर जाएगी, जो सब कुछ शेल्टर माउंटेन इन जाने की वजह से हुआ था। और वो रेचल को यह भी बताते हैं कि एनी का बाकी सब दोस्त भी इसी के साथ वहां गए थे और उनकी भी मौत हो चुकी है, जो सब कुछ रेचल को बहुत ही परेशान कर देता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था एक वीडियो टैप कैसे लोगों की जान ले सकती है। जिसके बाद वो बेका का भी बताते हैं जो उस हादसे के बाद मेंटल होते ही हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद रेचल एनी के रूम में जाते ही उसका सामान चेक करने लगती है। जब वो ट्रिप में गई थी तो उसकी सब पिक्चर्स ब्लर और मिसिंग थी, और कुछ में से तो उसके चेहरे पर निशानात लगे हुए थे जैसे कोई चीज उसे रेज करना चाहती हो। जिन सभी को देखने के बाद रेचल भी घर में आते इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ पर उसके बाकी दोस्तों की मौत भी सेम उसी टाइम हुई जिस टाइम एनी की मौत हुई, और ये टाइम फिक्स रात के 10 बजे थे। जिसके बाद वो जान जाते हैं कि मुझे ये सब शेल्टर माउंटेनिंग जाने से ही मालूम हो सकता है कि असल में हकीकत क्या है, और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही वहीं की तरफ निकल पड़ती है ताकि इस केस को सॉल्व कर सके। जहाँ पर ये पहुंचते ही सबसे पहले वहीं एक होटल के अंदर जाती है, जिसमें वो एक आदमी को पिक्चर दिखाता ही एनी के बारे में पूछने लगती है कि क्या ये लड़की यहाँ पर आई थी। जिसके बाद वो आदमी भी रेचल को बता देता है कि ये अपने दोस्तों के साथ केबिन 12 में ठहरी थी, जिसकी कीज लेने के लिए ये आदमी जो ही अंदर जाता है तो वहां पर रेचल को वही टैब भी नजर आती है, जिसकी वजह से उसे अपने साथ उठाते ही कीज लेते केबिन 12 में पहुंच जाती है, जो एक बहुत ही खौफनाक और डरावना हाउस लग रहा था। लेकिन रेचल उसमें एंटर होते ही सबसे पहले टैब को टीवी में लगाकर देखने लगती है कि आखिर इसके अंदर है क्या। लेकिन वहां बस इसे एक औरत, एक बच्ची और कुछ कटी हुई फिंगर्स नजर आते हैं, जिसमें नोटेबल पॉइंट था कटी हुई फिंगर्स वाला, और इसी के साथ समंदर में मरे हुए हार्स भी नजर आते हैं, जिनकी पहले तो रेचल को जरा भी समझ नहीं आती। लेकिन जल्दी टीवी बंद करते ही इसे एक फोन कॉल आता है, जिसे ओपन करते ही वहां पर एक लड़की रेचल को कहती है कि अब तुम्हारे पास भी बस 7 दिन ही बाकी हैं, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि अगर ये सच हुआ तो मैं भी 7 दिन के अंदर मारी जाऊंगी जैसा एनी के साथ हुआ। जिसके बाद ये उस ट्रैप को साथ लेते ही वापस आकर अपने बॉयफ्रेंड नोवा को इस सब के बारे में
में बता देती है कि मैं भी 7 दिन के अंदर मारी जाऊंगी क्योंकि मेरी पिक्चर भी एनी की तरह ब्लर आ रही है। हालांकि नोवा खुद भी एक पिक्चर खींचकर हैरान हो जाता है, लेकिन उस पे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कभी होगा। हालांकि रेचल उसे समझाती भी है कि ये बात बहुत ही सीरियस है क्योंकि इस ट्रैप ने ही पहले 4 मासूम बच्चों की जान ले ली है, इसीलिए हमें ये मसला सॉल्व करना होगा वरना मैं भी मारी जाऊंगी। जिसके बाद नोवा के जिद करते रेचल उसे भी ये वीडियो दिखा देती है और सेम उसी टाइम नोवा की बारी भी एक फोन कॉल आता है, लेकिन इस टाइम रेचल डर के मारे उसे नहीं उठाती। लेकिन नोवा उसे जाने से पहले इस टैप की कॉपी अपने पास लाने का कहता है ताकि हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर सकें, जिसकी वजह से सुबह होते रेचल भी एक ऑफिस में जाते उसकी सेम कॉपी बनाना शुरू कर देती है ताकि इसे नोवा को दे सके। जहाँ पर ये दोनों अब एक साथ ही उसके ऊपर रिसर्च करने लगते हैं कि आखिर इसमें है क्या। लेकिन बीच में नोवा के असिस्टेंट के आते ही रेचल वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस लड़की की भी जान चली जाए अगर इसने वीडियो देख ली तो, जिसे नोवा रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेचल उसकी बात नहीं मानते और बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से चली जाती है ताकि बेका के पास जाकर कुछ मालूमात ले सके। लेकिन वो भी इस टाइम बात करने के मूड में नहीं होती, जिससे रेचल पूछने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बीच में वो उसे यही बताती है कि अब रेचल तुम्हारे पास भी 4 दिन बाकी हैं क्योंकि 3 दिन तुम पहले से ही गुजार चुकी हो। जिससे ये और भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसे कोई भी क्ल्यू नहीं मिल रहा था। लेकिन जल्द एक रेडियो सेंटर में जाता है, इसकी परेशानी थोड़ी बहुत कम होती है और वो यही कि रेचल वीडियो में एक प्लेस को ट्रेस करने में कामयाब हो जाती है जो था एक लाइट हाउस, जिससे इसे ये तो वाज़ेह ही हो जाता है कि ये लाइट हाउस कहाँ पर मौजूद है। और उसी को सर्च करते रेचल को अंदर एक पिक्चर में वो लेडी भी नजर आती है जिसकी वीडियो थी और उसका नाम भी एना मॉर्गन था, जिसके बारे में सर्च करते इसे उसी की सारी हिस्ट्री का पता चल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी हॉर्स राइडर थे। लेकिन जल्दी उसके सभी घोड़े पागल होने के बाद पानी में ही जंप लगा कर मारे गए, जिससे एक एक करते उन सभी की जान चली गई। लेकिन इसमें रेचल को एक और कांड की बात भी पता चलती है कि इनकी एक बच्ची भी थी, जिसकी वजह से ये वापस उसी लाइट हाउस तक जाने का रास्ता खोजने लगती है ताकि एना के हस्बैंड से जानकारी ले सके जो अब तक भी जिंदा था। जबकि दूसरी तरफ नोवा को भी यकीन हो जाता है कि मैं 7 दिन में मारने वाला हूँ क्योंकि इसे भी अब कैमरा में अपनी पिक्चर ब्लर नजर आ रही थी। जहाँ पर अगली सुबह रेचल भी एक बहुत डरावने सपने को देखकर नींद से जागती है तो इसके हाथ पर भी एक निशान बना हुआ था जैसे इसे किसी ने जोर से पकड़ा हो, और ऊपर से बाहर निकलने पर इसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है क्योंकि सैम ने भी अब उसी टैग को देख लिया था, जिससे ये भी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि रेचल अपने बच्चे को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। और इसी वजह से ही नोवा को इस सब के बारे में बता देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम नोवा और रेचल का ही बच्चा है जो अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में शादी नहीं कर सके। जिसके बाद ये भी अब अपने बच्चे को साथ लेते एनी के हाउस में पहुंच जाते हैं ताकि उसकी पिक्चर वाली डायरी अपने साथ ले जाए। ऊपर से सैम भी कार में नोवा के साथ एक ड्राइंग बना देता है जिसमें घर के सामने एक कपल और एक बच्चा खेल रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद रेचल भी नोवा को एक हॉस्पिटल में भेज देती है जहाँ पर मॉर्गन ने अपनी बच्ची का इलाज कराया था, जबकि खुद उसी के हस्बैंड के हाउस में पहुंच जाती है जो इस टाइम रेचल को देखते ही जान चुका था कि ये मुझसे मेरे हॉर्स के बारे में पूछने आई है। जिसे वो यही बताता है कि जब से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ उस दिन से आज तक मैंने हॉर्स की एक भी ब्रीड नहीं रही। लेकिन बीच में एना मॉर्गन और उनकी बच्ची का सवाल पूछने पर ये आदमी भी गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो रेचल को घर से बाहर निकाल देता है और यह भी कहता है कि हमारी कोई भी बच्ची नहीं। लेकिन बाहर निकलते ही रेचल को ये घर सैम उसी तरह नजर आता है जिस तरह सैम ने ड्राइंग बनाए थे, जिसकी वजह से ये डर के मारे जो ही उससे पूछती है तो सैम उसे बताता है कि मुझे ये सब कुछ बनाने के लिए एक लड़की ने कहा है और वो है भी अभी बच्ची, जिससे ये और भी ज्यादा डर जाती है कि अब हमारा बच्चा भी खतरे में है। जबकि दूसरी तरफ नोवा को भी हॉस्पिटल में एना मॉर्गन की बेटी का रिकॉर्ड मिल जाता है जिसका नाम समारा होता है और ये इसकी जगह पर भी टाउन के डॉक्टर के कहने पर शिफ्ट हुए थे, जिसका मसला इतना ही था कि रात हो या दिन समारा बिल्कुल भी नींद नहीं करती। तो वहीं दूसरी तरफ रेचल भी उसी डॉक्टर के पास पहुंच जाती है जिसने समारा को हॉस्पिटल डिलीवर किया था, जहाँ पर हमें एक और राज का पता चलता है कि समारा एना की असली बेटी नहीं है बल्कि उसने इसे अडॉप्ट किया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी बहुत ज्यादा मिसकैरेज होने से। एना कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपनी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद फिर भी एक बच्चे की कमी महसूस करती थी, जिसकी वजह से उसने समारा को अडॉप्ट कर लिया, जिसके बस ऐसा करने की ही देरी थी कि पूरे टाउन में बहुत कुछ अजीब होने लगा। मॉर्गन फैमिली के सभी हॉर्स मरने लगे और वो सब कुछ इसी बच्ची की वजह से ही हो रहा था, जिसकी वजह से वो बताती है कि मैंने एना को समारा हॉस्पिटल में ले जाने का कहा और फिर उस दिन के बाद ये दोनों कभी भी वापस नहीं है। लेकिन इन दोनों के जाते ही पूरे टाउन के हालात दोबारा से बेहतर हो गए, जिसके बाद रेचल भी दोबारा से मॉर्गन हाउस में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक टैप देखने के बाद रेचल उसे चलाकर देख ही रही थी कि बीच में एना का हस्बैंड आते ही इसे गुस्से में आकर थप्पड़ मारते
करते हैं खुद को एक रूम में जाते करंट लगाकर मार देता है, जो जानता था कि समारा किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जिसको ऐसा करता देखकर रेचल भी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन बीच में नोवा आता ही उसको संभाल लेता है। जिसके बाद अब ये दोनों भी वहीं पर अस्पताल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें वीडियो में मौजूद सीढ़ी और चेयर का असल सीन देखने को मिलता है, क्योंकि ऐना के हस्बैंड को समारा जरा भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने समारा को यहीं पर घोड़ों के साथ रखा हुआ था। जिसमें सामान चेक करते हुए रेचल को एक पेड़ भी बना हुआ नजर आता है, जिसे समारा ने यहाँ पर अकेला होने की वजह से हाथों से बनाया था। जिसके बाद ये फौरन ही शेल्टर माउंटेन इन पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ वहीं पर ही मौजूद था। जहाँ पर घर में एंटर होते ही वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि आज रेचल का भी 7वां दिन पूरा होने वाला था और उसने खुद की जान बचाने का कोई भी रास्ता नहीं तलाश किया। और इसी बारे में बातें कर ही रहे थे कि बीच में इसे वहीं पर एक निशान बना हुआ नजर आता है, जिसको नोवा एक्स के साथ तोड़ते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर एक कुआं मौजूद था। जिसके नीचे जाने के बाद रेचल और नोवा उसे देख ही रहे थे कि बीच में फ्लोर टूटने से ये लड़की उसी वक्त ही नीचे गिर जाती है, जहाँ पर नोवा उसकी जान बचाने के लिए जो ही बाहर जाता है ताकि रस्सी ला सके, तो अंदर रेचल को दीवार पर नाखून भी नजर आते हैं और अचानक से एक हाथ बाहर निकलते ही इस लड़की को पास्ट में ले जाता है। जब समारा की मॉम उसे इसी कुएं के पास लाते ही जान से मारकर नीचे गिरा देती है, क्योंकि उसका हस्बैंड इसे जरा भी पसंद नहीं करता था और ये भी कि समारा के आने से उनका बुरा टाइम चलना शुरू हो जाता है। और इस कुएं में भी ये लड़की 7 दिन तक जिंदा रही, जिसकी वजह से जो कोई भी इस वीडियो टेप को देखता उसकी 7 दिन में ही मौत हो जाती है। और आज उसने रेचल को अपनी स्टोरी दिखा दी थी ताकि लोग मेरे बारे में जान सके कि असल में मेरे साथ हुआ क्या है। जिसके बाद ये भी नोवा की मदद से ऊपर पहुंच जाते हैं और अब तो रेचल के हाथ से निशान भी खत्म हो जाता है, जिससे ये बहुत ही हैप्पी हो जाती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि मैं बच गई हूँ और कर्ज भी खत्म हो गया है। जिसके बाद ये दोबारा वापस आकर अपनी लाइफ एक साथ गुजारने लगते हैं, जहाँ पर नोवा भी अब रेचल के साथ ही रहने लगता है। लेकिन एक दिन जब नोवा काम कर रहा था तो बीच में टीवी पर ये टैप चलते ही समारा को सामने देखने लगता है, जो पहले कुएं से बाहर निकलते ही दोबारा टीवी से बाहर निकलकर नोवा को जान से मार देती है। जिसकी डेड बॉडी को देखते रेचल भी जान जाती है कि ये कर्ज अभी तक भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं मारी कि मैंने इस टेप की कॉपी बनाकर दूसरे को दी और जो भी इसे आगे की तरफ प्रमोट करेगा टेप देखने के बावजूद भी उसकी जान नहीं जाएगी। और इसी वजह से ये डर के मारे घर आता ही अपने बेटे के हाथों से टेप की एक और कॉपी बनाने लगती है, क्योंकि अगला नंबर था सैम का। जिसके बाद रेचल बिना टाइम वेस्ट किए ही इस टेप को कुछ लोगों में फैला देती है ताकि मेरे बच्चे की जान बच जाए। लेकिन जल्दी लोगों को भी इस टेप की असलियत के बारे में पता चल जाता है कि अगर हम इसकी कॉपी बनाकर दूसरों को दिखाएंगे तो इससे हमारी जान बच जाएगी। और इस टाइम ये थी भी एक टोनी नाम के एक लड़के के पास, जो नहीं चाहता था कि मेरी भी मौत हो जाए, और वो इसी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेते ही घर में पहुंच जाता है, जिसे वो प्यार के बहाने यही टेप चलाने का कहता है ताकि उसकी जान बच जाए और ये कर्ज एली में चला जाए, जो ऐसा करने के लिए राजी तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि टोनी मुझे ये सब कुछ क्यों करने के लिए कह रहा है कि मैं इस टेप को देखूं। जो बात ये थी कि टोनी को भी ये सब कुछ अपना एक दोस्त बता रहा था, जिसने मजाक के चक्कर में खुद की जान बचाने के लिए टोनी को ये टेप दिखाई, और वो इस टाइम भी एली को जल्दी से टेप दिखाने का कह रहा था, क्योंकि टोनी के पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता। जिसके बाद ये बड़ी मुश्किल से एली को टेप चलाने का कहते ही खुद एक और रूम में छुप जाता है, जहाँ पर ये लड़की बड़े आराम के साथ इस टेप को टीवी में लगाता ही अपने चेहरे को छुपा देती है, जो समझ रही थी कि इस टेप में कुछ खराब वीडियोस होंगी। लेकिन बीच में टोनी सामने आते ही बहुत डर जाता है, क्योंकि अब ये उसकी मौत का टाइम था, जिसे बीच में टीवी से समारा बाहर निकलते ही वहीं पर मार देती है। जिसके बाद हमारा सीन भी सैम और रेचल पर शिफ्ट होता है, जो इस टाइम अपनी लाइफ को बहुत मजे के साथ गुजार रहे थे और उन्होंने अपने पुराने घर को भी छोड़ दिया था ताकि एक नई जगह आकर अपने आप को तब्दील कर सकें, जिसमें सैम के पास अब तक भी वो सभी चीजों के ऊपर लिखी हुई डायरी मौजूद थी ताकि उसे कुछ भी ना भूले। और इस जगह पर भी रेचल एक न्यूज ऑफिस में वर्क करना शुरू कर देती है ताकि अपने बच्चे के साथ खुशी से रह सके। जो इस टाइम सैम के साथ खाना खाते ही अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें रेचल का एक नया दोस्त मैक्स भी देखने को मिलता है, जो इस जगह बस अकेला ही एक ऐसा आदमी था जिसे रेचल जानती थी। जो इस टाइम रेचल के रूम में आते ही उसे एक नई जॉब के बारे में बताने लगता है, जिसमें उसकी सैलरी भी यहाँ से ज्यादा होगी, लेकिन ये उसके लिए फौरन ही मना कर देती है कि मैं बस यहीं पर ही खुश हूँ। जिसके बाद वो काम खत्म करते जो ही घर वापस जाने लगती है, तो बीच में इनके ऑफिस को भी टोनी और एली की न्यूज मिल जाती है, जिनसे ये टोनी की हालत का सुनते ही बिना रुके अपनी गाड़ी को लेते उसी घर में पहुंच जाती है, जहां पर समारा ने टोनी की जान ली थी, क्योंकि चेहरे का सुनने से रेचल को भी थोड़ा बहुत शक हो जाता है, जिन्होंने पिछले 6 महीने तो अच्छी तरह गुजारे, जबकि रेस्क्यू गाड़ी में जाने से इसका शक भी वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि रेचल जो ही टोनी का चेहरा देखती है तो इसे मालूम हो जाता है कि समारा का यही काम है, और वो बीच में गाड़ी के अंदर ही रेचल को यह कहकर धक्का दे देती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ
लिया और अब ये भी डर के मारे अपनी गाड़ी में आता ही पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है ताकि एली से मुलाकात कर सके। लेकिन ऑफिसर ऐसा भी करने के लिए राजी नहीं था क्योंकि एली इस वक्त किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। लेकिन रेचल बड़ी मुश्किल से एक रास्ता निकालते ही आखिर में एली के पास पहुंच जाती है और पहला सवाल ही यही करती है कि वे टेप कहाँ पर है। जो सुनते एली तो बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन रेचल को इतना बता देती है कि अब इस टेप को किसने भी नहीं देखा है। जो और कुछ कहने ही वाली थी कि बीच में ऑफिसर आते ही रेचल को वहां से निकाल देता है। लेकिन ये भी अब जान चुकी थी कि इसके बाद समारा किसी को भी नहीं मारेगी क्योंकि आगे टेप किसी ने देखी ही नहीं है। और उसी वक्त टॉनी के घर में जाते ही इस टेप को टीवी से निकालने के बाद एक सुनसान जगह के अंदर पहुंच जाती है ताकि इसे कोई तलाश भी न कर सके, जिसके बाद वहीं पर इसको आग में जला देती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब समारा भी उसी के बच्चे के पीछे है, जिसको ख्वाब में आते ही समारा बहुत बुरी तरह मारने लगती है। जो होश में आते ही रेचल को पुकारना शुरू कर देता है और इस टाइम सैम की बॉडी भी बहुत ठंडी पड़ती जा रही थी। लेकिन रेचल को ये लड़का फिर भी कुछ नहीं बताता। हालांकि रेचल को शक भी होता है, लेकिन सैम के कुछ न बताने पर खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से वो सैम का माइंड फ्रेश करने के लिए स्कूल से वापस लाते ही एक मेले के अंदर पहुंच जाती है जहां पर सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। जिनको देखने के बाद सैम भी अपनी मॉम को कहता है कि मैं इस पूरी जगह का विजिट करना चाहता हूं, जिसके बाद फौरन ही अंदर जाते लोगों को देखने के साथ साथ पसंद आने वाली सभी चीजों की पिक्चर्स भी बनाने लगता है, जिसमें कुछ लोग तो इसको देखकर बहुत ही खुश थे। जब किसी भी सैम को अपने सामने एक डेयर भी नजर आता है जो नॉन स्टॉप से घूरे जा रहा था, जिसको इग्नोर करते ही ये बात में चला जाता है ताकि फ्रेश हो जाए। लेकिन इसी बीच अब हाथ साफ करने के दौरान सैम को भी अपने पीछे मिरर पर समारा नजर आती है, जबकि दूसरी तरफ रेचल भी सैम को चारों तरफ ढूंढ रही थी कि आखिर ये लड़का कहां पर चला गया। जो पीछे मुड़ते ही समारा के गायब होने के बाद वहीं पर पिक्चर खींचने लगता है और सैम को ऐसा करते रेचल भी देख लेती है, जिसके बाद इसे तो यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो रास्ते में सैम से पूछने की भी बहुत कोशिश करती है कि बेटा तुमने कल रात ख्वाब में क्या देखा, लेकिन सैम उसे यही कुछ बताता है कि मैं सब कुछ भूल गया। जिनके सामने अब आगे जाते एक डेयर रुक जाता है, जिसको सैम देखते ही मॉम से आगे बढ़ने का कहता है, जिसकी रेचल को तो जरा भी समझ नहीं आती। लेकिन जल्दी अब वो डेयर उनके ऊपर हमला कर देता है, जैसे वो सैम को देखकर पागल हो गया और जैसे समारा को देखकर मॉर्गन फैमिली के हॉर्स पागल हो गए थे, जिन पर एक और भी डेयर अब हमला कर देता है, जिसके बाद ये गाड़ी को तेजी के साथ चलाता ही अपने सामने एक और को तो वहीं पर ही कुचल देते हैं, जहां पर हमें वहां पर और भी बहुत से डेयर एक साथ देखने को मिलते हैं, जो एक बहुत ही बुरा सिग्नल था, जिसके बारे में वो घर आते ही सैम को सुलाने के बाद मैक्स को बता देती है कि मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है, जिसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से 5 गुना कम हो गया है। जिसके बाद मैक्स उसे हॉस्पिटल में जाने का कहता है, लेकिन रेचल जानती थी कि इसे हॉस्पिटल वाले सेट नहीं कर सकते। जो अभी बातें कर ही रहे थे कि बीच में लाइट के जाने से ये जो ही सैम के रूम में जाते हैं तो रेचल को भी वहां दीवार के साथ समारा नजर आती है, जिसको बचाने के लिए वो जो ही सैम को जगाने लगते तो रियलिटी में सामने समारा नहीं बल्कि सैम ही था, जिसने दीवार को खराशा था, जिसकी वजह से रेचल डर के मारे सैम को साथ लेते ही अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर अब वो मैक्स को अपनी मदद करने का कहती है ताकि ये रात टाइम मेरे बच्चे के साथ रहे और मैं वापस घर जाकर कुछ सामान ले सकूं। जो इस टाइम मैक्स के साथ घर पहुंचते ही सैम को कपड़ों में डाल देते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से रेचल सैम को गर्म पानी में रखने का सोचती है ताकि इस तरह शायद उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, जिसको ये टब में डालते ही मैक्स से उस पर नजर रखने का कहती है और खुद अपने घर में पहुंच जाती है, जहां पर इस टाइम सैम का कैमरा मौजूद था, जिसमें सभी पिक्चर्स के अंदर समारा उसके पीछे थी, जिससे वो जान जाती है कि अब मेरा बच्चा भी बचने वाला नहीं, क्योंकि समारा किसी को भी इतनी आसानी से छोड़ती नहीं। जहां पर दूसरी तरफ जब सैम पानी में था तो बीच में मैक्स भी एक कॉल के आने से वहीं मसरूफ हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर समारा सैम को कंट्रोल में करते डोर लॉक कर देती है, जिसको देखकर मैक्स जो ही ओपन करने लगता है तो अब अंदर से पानी भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और बीच में अब रेचल भी वहीं पहुंच चुकी थी। तो सैम को अंदर लॉक देखते ही बुरा डर जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कुछ भी हो। जो लास्ट में डोर के ओपन होते जो ही अंदर जाती है तो सारा का सारा पानी ऊपर हवा में मौजूद था, जिसके बाद ये सैम को पकड़ने के लिए जो ही हाथ लगाती है तो वो भी फौरन समारा के कंट्रोल से खत्म होते नॉर्मल हो जाता है, जबकि बीच में समारा खुद सामने आकर रेचल पर हमला कर देती है, जिसको ये वहीं पर ही पानी में डुबाकर मारने की भी कोशिश करती है, जबकि सामने मैक्स को ऐसा ही लग रहा था कि रेचल अपने ही बच्चे को मार डालेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और इस सब के बारे में मैक्स को भी इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। जिसके बाद वो रेचल की बात माने बगैर ही सैम को हॉस्पिटल एडमिट करा देता है, जिसमें रेचल जो ही अपने बच्चे से मिलने जाती है तो बीच में सैम मॉम का हाथ पकड़ते ही उसे पास्ट में ले जाता है, जहां पर रेचल को एना मॉर्गन के साथ साथ एक फाइल भी देखने को मिलती है, तो जान जाती है कि शायद इसमें कुछ होगा। लेकिन बीच में डॉक्टर आते ही रेचल को सैम से दूर जाने का कहती है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। जो समझ रहे थे कि रेचल अपने बच्चे को टॉर्चर कर रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी पर भी
भी हाथों के निशान थे। जिसके बाद ये भी बाहर निकलते मॉर्गन हाउस में पहुंच जाती है, जिसे इस टाइम एक आदमी क्लीन करते ही सेल करने वाला था और उन्होंने घर का सारा सामान एक स्टोर में रख दिया ताकि ये किसी को डिस्टर्ब ना करे। जिससे बातें करते ही रेचल अब वहीं स्टोर में पहुंच जाती है जहां चारों तरफ डेयर के हॉर्न मौजूद थे और उसे भी सामान चेक करते ही इसे ये फाइल भी मिल जाती है जिसमें उसे एक और हकीकत का पता चलता है कि समारा को अपनी मॉम पैदा होते ही मार देना चाहती थी और वो हर टाइम पानी में डालकर मारने की कोशिश करती। जिसके बाद ये बाहर निकलते ही मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ पर इसकी मुलाकात होती है समारा की मॉम से, जिससे रेचल इतना ही पूछती है कि आखिर तुम क्यों अपनी बच्ची को मारना चाहती थी। जिसके बदले में वो यही जवाब देती है कि मुझे मेरी बेटी खुद पानी में मरने का कह रही थी कि मॉम मुझे मार डालो। और वो ये भी जानती थी कि इस टाइम सैम के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, जिसे वो बताती है कि जल्द सैम भी तुम्हें पानी में डुबाने का कहेगा या कुछ अजीब हरकतें करेगा। जिससे दूसरी तरफ रूम में जाते ही एक डॉक्टर मॉम के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है कि मेरी मॉम मुझे बहुत ही प्यार करती है इसलिए मुझे मॉम के पास जाना है। जिसके बाद ये उसी बीच समारा के कंट्रोल में आते ही डॉक्टर को काबू में करते है, खाली इंजेक्शन लगवाकर जान से मार देता है और बिना किसी को बताए ही वहां से निकलकर अपने घर में पहुंच जाता है जहां पर मैक्स उसे देखते ही हैरान हो जाता है कि सैम अकेले कैसे आया और इसकी हालत भी पहले से बेहतर है क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ये उसे हॉस्पिटल छोड़कर आए थे। जिसके बाद पास बैठते ही सैम से बातों में लग जाता है जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था और इससे डर कर मैक्स जो ही उसकी पिक्चर खींचता है तो रियल में उसके सामने समारा होती है। जिसके बाद रेचल भी अब घर में पहुंच चुकी थी जहां पर सैम पहली बार उसे रेचल की बजाय अपनी मॉम कहकर पुकारता है, जिससे ये जान जाती है कि अब सैम समारा के कंट्रोल में है क्योंकि इसने पहले तो मुझे कभी भी मॉम कहकर नहीं पुकारा था। और उसी वक्त मैक्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सैम इतना ही बताता है कि मैक्स यहाँ आकर वापस चला गया। जिसे देखने के लिए रेचल जो ही बाहर निकलती है तो उसे वहीं गाड़ी में मैक्स की डेड बॉडी देखने को मिलती है जो इस टाइम समारा के हाथों से मरा हुआ था। जिस सब के बाद ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसी वक्त ख्वाब में सैम अपनी मॉम से समारा को मारने का तरीका बताता है कि मॉम वो पानी से बहुत ज्यादा डरती है इसीलिए उसे पानी में डुबा कर मारा जा सकता है। जिसके बाद वो नींद से जागते ही सुबह सैम के खाने में नींद की दवा मिला देती है और ये उसे खाते ही फौरन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद की बारी थी सैम को पानी में डालने की, जिसे रेचल पानी में डालते ही अंदर डुबा देती है जिससे समारा की आत्मा बाहर निकलते ही वहीं पर खत्म हो जाती है। और अब ये फैमिली भी सेफ थी क्योंकि समारा सैम की बॉडी से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन बाहर निकलते ही रेचल को फिर से समारा टीवी में नजर आती है जो कुएं से बाहर निकल रही होती है क्योंकि उस कुएं को किसी ने भी लॉक नहीं किया था। जिसके बाद ये लड़की उसी के कंट्रोल में आते ही कुएं के अंदर पानी में पहुंच जाती है जहां पर बाहर जाने का एक ही रास्ता था और वो ये कि ऊपर चढ़ा जाए। जिसके बाद ये बिना टाइम वेस्ट किए ही ऊपर चढ़ने लगती है जहां रास्ते में समारा भी इसका पीछा करने लगती है, लेकिन इस बार ये उसे लात मारता ही नीचे गिराने के बाद ऊपर आता है कुएं को फौरन बंद कर देती है ताकि ये फिर से कभी भी बाहर ना निकल सके। और उसी वक्त ऐना को सामने मरता हुआ देखते यह भी समंदर में जंप लगा देती है। जब होश में आते ही अपने बच्चे को सामने देखकर बहुत खुश थी जो इस टाइम नॉर्मल हालत में था। अभी सब के बाद हमें भी एक प्लेन का सीन देखने को मिलता है जहां पर एक कपल सफर कर रहा था कि उसी भी लड़के के नाक से खून बहने लगता है जो किसी और चीज से नहीं बल्कि इसी वीडियो टैप को देखने से हो रहा था। और आज के दिन ही उसका 7वां दिन पूरा होने वाला था जिसकी वजह से वो बाथ में जाते ही चेहरा साफ करने लगता है। लेकिन अब वहां पर भी अंदर ही अंदर तबाही मच जाती है जैसे ये प्लेन ही अब क्रैश होने वाला हो। और होता भी ऐसा ही है जहाँ पर प्लेन के अंदर पायलट के फोकस खोने से ये पूरी फ्लाइट नीचे की तरफ जाने लगती है जिससे ये लड़का भी जान चुका था कि अब मैं मरने वाला हूँ। जहाँ पर उसी वक्त टीवी से समारा बाहर निकलते इस लड़के को मार देती है जिससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि समारा अभी तक मरी नहीं बल्कि उसी की आत्मा अब भी जिंदा है। जिसके बाद हमारा सीन भी एक और कपल पर शिफ्ट होता है जो इस टाइम बहुत ही उदास मूड में होते हैं क्योंकि जॉन इस टाइम जूलिया को छोड़कर यूनिवर्सिटी में जाने वाला था जिससे जूलिया बहुत ही परेशानी में होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जॉन मुझे छोड़कर कहीं पर भी जाए, लेकिन फिर भी उसकी बात माननी पड़ती है। तो जूलिया को साफ साफ बता देता है कि मैं हर रोज रात में तुम्हारे साथ बात करूंगा। जिसके जाते ही अब ये लड़की भी बहुत उदासी के साथ अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन जल्दी रात टाइम जॉन से बात करते इसका मन खुश हो जाता है क्योंकि जूलिया जॉन से बहुत ही प्यार करती थी। जिसके अगले कुछ दिन कॉल न आने की वजह से ये लड़की भी बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर जॉन मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। और दूसरी तरफ हमें बॉब नाम का एक आदमी भी देखने को मिलता है जो इस टाइम इस वीडियो टैप पर सर्च कर रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है क्योंकि समारा की आत्मा मरने के बावजूद भी लोगों की क्यों जान ले रही है। लेकिन फिर भी बहुत ट्राई करने के बाद ये सब उसकी सोच से ऊपर था। जबकि यूनिवर्सिटी में अब तो जूलिया भी जॉन का पीछा करते पहुंच जाती है ताकि असल वजह का पता चल जाए कि जॉन आखिर मेरी कॉल
क्यों नहीं उठा रहा। जहाँ पर क्लास के दौरान जूलिया एंटर होता ही सभी स्टूडेंट्स को हैरान कर देती है, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि बॉबी लेक्चर दे रहा था, जो वहाँ पर एक प्रोफेसर की जॉब भी करता था। जिसके बाद जूलिया भी स्टूडेंट्स के जाने के बाद उसे सवाल शुरू कर देती है कि जॉन भी यहाँ पर पढ़ता था, क्या आपने उसे देखा या उसके बारे में कुछ भी जानते हैं। लेकिन बॉबी सबके लिए फौरन ही मना कर देता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता, क्योंकि इस जगह और भी बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं और सभी से मैं बात भी नहीं कर पाता। जिसकी बातें सुनते ही जूलिया को उस पर शक हो जाता है और वो इस वजह से ही बॉब का पीछा करते उसके घर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर इस टाइम एक पूरी टीम इस वीडियो टेप के ऊपर रिसर्च कर रही होती है कि आखिर इसे छुटकारा कैसे पाया जाए, जो आहिस्ता से फैलती जा रही थी। और उसी बीच बॉब के एक लड़की के साथ बातें करते ही जूलिया को जॉन के बारे में भी पता चल जाता है, जो इस टाइम यही बॉब के पास ही होता है, क्योंकि जॉन ने भी ये वीडियो टेप देख ली थी। जिसके बाद जूलिया बाहर निकलते उस लड़की से जॉन के बारे में पूछने लगती है, जो खुद भी इस टाइम बहुत परेशानी में थी कि कोई वीडियो टेप देखने वाला मिल जाए ताकि मैं बच जाऊं, और वो करती भी ऐसा ही है, जिसमें वो जॉन का पता बताने पर जूलिया को वीडियो टेप देखने का कहती है, क्योंकि आज उसका भी 7वां दिन पूरा होने वाला था। जिसके बाद वो घर में वीडियो ढूंढ ही रही थी कि बीच में जॉन जूली को मैसेज करते ही इस सब के बारे में बता देता है कि जूलिया जो भी हो जाए तुमने वीडियो नहीं देखनी। जिसके बाद ये लड़की भी बड़ी चालाकी से खुद को लड़की से छुड़ाकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है ताकि इस वीडियो को देखने से बच जाए। जिसके बाद समारा भी टीवी से बाहर निकलते उस लड़की की वहीं पर जान ले लेती है, जिसको देखने के लिए जूलिया जो ही बाहर निकलती है तो बीच में लड़की को मरा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा कैसे हुआ। जहाँ पर अब उसी वक्त जॉन भी पहुंच जाता है। जिसके बाद वो घर में आते ही सब के बारे में बॉब को बता देते हैं कि मैं इस टाइम बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। और ऊपर से जूलिया खुद भी जॉन के ऊपर नाराज होने लगती है कि तुमने मुझे इस सब के बारे में नहीं बताया। जिसका रिप्लाई देते हुए जॉन बस इतना ही कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सब में पढ़ो। जहाँ पर एक टैप को देखने के बदले या तो मरो या फिर उसकी कॉपी बनाकर दूसरे को दिखाते ही खुद की जान बचा लो। जिस सबसे खुद जूलिया भी हैरान हो जाती है और इसी वजह से ही वो रात टाइम जॉन के पीछे हाथ का निशान बना देखते ही बिस्तर से निकलकर इस वीडियो को देखना शुरू कर देती है ताकि जॉन की जान बच जाए और अगर ये सच भी है तो मेरे साथ हो जाए। जिसके बाद फोन कॉल आते ही जूलिया को भी यही मैसेज मिलता है कि बस 7 दिन। लेकिन इसी बीच अब इसके हाथ पर भी एक निशान बन जाता है, जिससे जॉन तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जूलिया मेरी खातिर ऐसा करे। जिससे अब वो साथ लेते ही बॉब के पास पहुंच जाता है ताकि इस निशान के बारे में बात आ सके, क्योंकि ये निशान बहुत ही अजीब था। हालांकि रास्ते में तो इनकी गाड़ी पर एक परिंदा भी टकरा कर मर जाता है, जिसे देखने के लिए जूली जो ही बाहर निकलती है तो बड़ी मुश्किल से जॉन इसकी जान बचा लेता है, क्योंकि जूलिया का वहीं पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। जिसके बाद बॉब के पास पहुंचते ही उसे इस सब के बारे में बता देते हैं। जूलिया के हाथ पर रिसर्च करने के लिए उसकी एक कॉपी बना लेता है ताकि इसके ऊपर तहकीकात कर सके, और वो जूलिया से भी एक टाइप की कॉपी बनाने का कहता है ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते, क्योंकि जूलिया नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। लेकिन जॉन उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिसके बाद कॉपी बनाते भी इनकी परेशानी में और इजाफा हो जाता है, क्योंकि अब वीडियो टेप की कोई भी कॉपी नहीं बन रही थी। जिससे बॉब भी जान जाता है कि जूलिया ने हम सभी से कुछ अलग देखा है, जिसकी वजह से इसकी कॉपी नहीं निकल रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो समारा किसी भी और की जान नहीं ले पाएगी सिवाय जूलिया के। जिसके बाद वो उसे दोबारा से वीडियो देखने का कहते हैं कि इस बार गौर करना कि क्या चीज नहीं है। जहाँ पर अब जूलिया नोटिस करते ही जान जाती है कि समारा मुझे एक सिग्नल देना चाहती है, यानी कि मैसेज, जिसमें वो इन्हें ग्रेव यार्ड दिखा रही थी, जहाँ पर सभी ग्रेव फ्लड के आने से डूबी हुई थी और जंगल के बीचों बीच एक खुलता हुआ डोर भी, जिससे बॉब जान जाता है कि वो हमें अपनी जगह पर ले जाना चाहती है। जिसकी वजह से ये अंदर दिखने वाले चर्च का पता लगाते ही अपनी सारी की सारी रिसर्च वाली डायरी इन दोनों के हवाले करते वहां से चला जाता है ताकि ये अकेले ही सबको निपटाए और ये जूलिया के हाथ पर बनने वाले निशान के बारे में जान सके। जिसके बाद ये दोनों भी एक साथ अपनी गाड़ी पर निकलते ही उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये चर्च मौजूद था, जिसके बारे में वो प्रीस्ट लेडी के घर में जाते ही पूछताछ शुरू कर देते हैं कि हमें उस चर्च में मुझे प्रीस्ट से मिलना है, जब वो समारा के टाइम यहाँ पर था। जिन्हें वो लेडी इतना ही बताते है कि अब ये चर्च खत्म हो गया और इस टाइम अंदर जाते उन्हें वाजे भी हो जाता है, जहाँ पर इस टाइम कुछ उदास लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बाहर ग्रेव्स अब तक भी मौजूद होती है। जबकि दूसरी तरफ बॉब ने भी जान लिया था कि जूलिया पर बनी हुई निशान का क्या मतलब है, जिसके बारे में बताने के लिए वो जॉन को कॉल भी करता है, लेकिन कोई भी आगे पिक नहीं करता, जिसकी वजह से खुद ही उन्हीं की तरफ निकल पड़ता है ताकि असलियत के बारे में बता सके। जहाँ पर अब ये दोनों ही ग्रेव देखने लगते हैं कि इनमें से कौन सी समारा की ग्रेव है। जहाँ पर वीडियो को याद करते ही जूलिया उस ग्रेव को भी देख लेती है, जिसे खोदने के बाद अंदर से कुछ न मिलते ही ये हैरान हो जाते हैं कि समारा की बॉडी आखिर कहाँ पर है। जिन दोनों को वहाँ पर एक आदमी अब साथ ले
रहते ग्रेक नाम के आदमी के पास ले जाता है, जो इस टाइम ग्रेव यार्ड में रहता था और वो होता भी ब्लाइंड है। जिसके बाद ये दोनों भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं कि हम यहाँ पर समारा की तलाश में आए हैं ताकि उसकी बॉडी ढूंढ सके, क्योंकि हमें वो विजन में आकर इस सब के बारे में बता रही है। जिससे ग्रेग भी हैरान हो जाता है और बताता है कि हमने यहाँ पर फ्लड आने के बाद ही इस लड़की की बॉडी को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया ताकि ये मुसीबत हमारे गले से उतरे, क्योंकि वो बहुत ही मनहूस लड़की थी। जिसकी वजह से ये दोनों भी उससे बात खत्म करते वापस जाने लगते हैं। जहाँ इसी बीच एक दूसरे से हाथ मिलाते ही ग्रेग जूलिया का निशान महसूस करते उसे ध्यान से रहने का कहता है और ये भी इस सब के बाद अपनी गाड़ी को लेते आगे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इस टाइम जूलिया को एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आ रही थी, जो रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से वहीं पर रुक जाते हैं, जो किसी और का नहीं बल्कि बॉब का एक्सीडेंट था जिसमें उसकी बहुत ही बुरी तरह जान चली जाती है। लेकिन इसी भी वो जूलिया को कुछ भी नहीं बता पाता, जिसके वजह दोनों ही आगे घर में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं ताकि सुबह इसके बारे में और जान सकें। जहाँ पर अब जॉन तो खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है ताकि दोनों भूखे तो ना रहें, जबकि इसी बीच अब जूलिया वीडियो को दोबारा देखते ही जान जाती है कि चर्च की बेल के नीचे कुछ न कुछ तो मौजूद है, जिसकी वजह से वो अकेले ही घर से बाहर निकलते हैं। चर्च में पहुंच जाती है, जहाँ पर इस टाइम भी वो जगह पानी से तर थी, जबकि दूसरी तरफ जॉन भी रेस्टोरेंट में जाते दोबारा वहीं चर्च की लेडी से मिलता है और उनसे समारा के बारे में पूछने लगता है कि आप उसकी मॉम या डैड किसी के बारे में कुछ तो बता दें, जो जॉन को वाज़ेह ही बता देती है कि ग्रेग की उस लड़की का असली बाप है। जिसके बाद जॉन डर के मारे उसी के घर की तरफ निकल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ जूलिया भी फ्लोर तोड़ने के बाद नीचे एक हाउस में पहुंच जाती है, जो चर्च के नीचे पूरा एक घर जैसा था। और उसी में ही जूलिया को एक कमरे में कुछ चेन्स नजर आती हैं, जहां पर दीवारों पर बनी लैंड्स और नंबर देखते ही ये जान जाती है कि यहाँ पर समारा की मॉम को कैद कर रखा था जब वो प्रेग्नेंट थी, जिन्हें शुरू से ही मालूम था कि समारा एक शापित लड़की है और यह भी कि ग्रेग और कोई नहीं बल्कि समारा का ही बाप है। जिसके बाद ये भी बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकलते ग्रेग के हाउस में पहुंच जाती है और उसे पूरी हकीकत का बता देती है कि समारा हम सभी को एक मैसेज देना चाहती है और ये भी कि वो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती है ताकि लोगों को पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ और हम ये उसके पुतले को जलाकर ही समारा को आजाद कर सकते हैं। लेकिन बीच में ग्रेग गुस्सा होते ही जूलिया को बता देता है कि मैं जानता था कि मेरी बच्ची शापित था, इसीलिए मैंने उसे मारने के बाद खुद की ही आंखें खुद निकाल ली ताकि मैं उसे कभी भी ना देख सकूं और वो इसी वजह से मेरी जान भी नहीं ले पा सकी। जिसके बाद ये वहीं पर ही जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़की उसके अंधे होने का फायदा उठाता ही एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर ग्रेग ने समारा की बॉडी को छुपा रखा था। जिसके बाद वहीं पर ही पीछे से समारा आते ही ग्रेग को आंखें देने के बाद उसी वक्त ही मार देती है, जबकि अब तो हाउस में जॉन भी पहुंच चुका था, जो इस टाइम समारा के पुतले को वहां पर ही जला देते हैं ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने लगते हैं। जहां पर इस टाइम जूलिया नहा रही थी तो बीच में जॉन बॉब का मैसेज देखते ही जान जाता है कि समारा मरी नहीं बल्कि अब दोबारा पैदा हो गई है, क्योंकि अब से वो आत्मा बनकर नहीं बल्कि रियल इंसान बनकर लोगों को मारेगी, क्योंकि जूलिया के हाथ पर रीबर्थ लिखा हुआ था। मतलब अब जूलिया की बॉडी ही समारा की बॉडी है, जहाँ पर अब हाथ में की भी स्किन उतरनी शुरू हो जाती है, जिससे वाज़ेह था कि अब जूलिया समारा में तब्दील हो रही है। और ऊपर से बॉब के लैपटॉप पर भी ये वीडियो पूरी दुनिया में मौजूद लोगों के अंदर फैलने शुरू हो जाती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।